हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखा था। हमने आपको बताया था बेटा कि कोई कंपाउंड है तो इस कंपाउंड से हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालते थे। और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे कोई कंपाउंड है तो वो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें ग्लूकोज की C6H12O6, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं और इन एलिमेंट का ग्लूकोज के अंदर जो परसेंट मास होगा, परसेंट मास ऑफ एलिमेंट, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं सारे अलग अलग एलिमेंट के लिए, तो यही जो कैलकुलेशन आएगा वही कहलाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कि ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलके बना है और उन एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर परसेंटेज क्या है। तो क्या बन जाता है, ये हो जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक। और परसेंटेज कंपोजिशन के लिए जो मास ऑफ एलिमेंट निकाला गया था वो था एटॉमिसिटी, कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज में कार्बन की एटॉमिसिटी 6 है, हाइड्रोजन की 12 है और ऑक्सीजन की 6 है। इनटू एटॉमिक मास, आप जिसका परसेंटेज मास निकालने जा रहे हो उस एलिमेंट का, जैसे कार्बन का निकालने जा रहे हो तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन के लिए 16 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करते थे इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से, और परसेंट है तो मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से। तो ये था तरीका हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। फिर इसी में हमने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट की एटॉमिसिटी अगर 1 आप 1 ले लें, एटॉमिसिटी 1 ले लें, तो अब जो मॉलिक्यूलर मास था वो बन गया था मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। और फिर लास्ट में हमने किया था एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने बताया था कि ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तो तब आता है जब एटम को हम मिनिमम यानी कि 1 रखते थे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में हर एलिमेंट का एक ही एटम हो, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि नंबर ऑफ एटम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो मिनिमम 1 हो सकता है, फिर उसके बाद 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से आप जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास एटॉमिसिटी 1 रख के निकाले हैं, तो एक्सपेक्टेड और उसके क्या क्या मॉलिक्यूलर मास हो सकते हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, n इंटू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, जहाँ पे n कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, अगर हमें ग्लूकोज बताया गया तो हमने ग्लूकोज के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है ये पता कर लिया।
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है ये पता करना सीख लिया, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है ये पता करना सीख लिया, और इसी को हम बोलते थे परसेंटेज कंपोजिशन। मतलब कि अगर हमको कंपाउंड का ये फार्मूला पता है तो इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनका परसेंटेज मास या इस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हम बता सकते हैं। ठीक है, आज का काम हमारा ये है कि अगर हमको पहले से परसेंटेज कंपोजिशन पता है तो क्या हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं। यही काम आज हमको सीखना है कि अगर किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, हमें पता है, तो इस परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से हम इस कंपाउंड का फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटरमाइन करना है हमको डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड from its percentage composition। किसी कंपाउंड का आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है और उस परसेंटेज कंपोजिशन से आपको कंपाउंड का फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो पहले तो बेटा यही जानना है कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला किसको कहते हैं? तो फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को लिखने के लिए जो भी सिंबल्स एलिमेंट के और उनके नंबर, सिंबल और नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग फार्मूला बोलते हैं। ठीक है बेटा, कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज सिंबल और नंबर का कॉम्बिनेशन, मतलब ग्रुप। फार्मूला इज ग्रुप ऑफ symbols of elements, group of symbols of elements in one molecule of compound। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल का ग्रुप। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल का जो ग्रुप बनता है वही उसका फार्मूला कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल का जो आपने एक ग्रुप बनाया है यही उसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला भी कई तरीके के होते हैं। कई तरीके के कंपाउंड के फार्मूला होते हैं। बेसिकली हमको 3 फार्मूले जानने होते हैं किसी कंपाउंड के बारे में।
किसी कंपाउंड के बेसिकली 3 फार्मूले जानने होते हैं। उसमें से सबसे पहला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, सेकेंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और थर्ड होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे आपने शब्द सुना होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब इसके तीनों फार्मूलों की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा HO। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा H2O2 और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ ऐसा होता है बेटा, ठीक है। तो ये 3 तरीके के फार्मूले हो गए। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। यहाँ पे अभी हमको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इन 3 फार्मूलों में से इस चैप्टर में हमको एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ना है कि एम्पिरिकल फार्मूला किसे बोलते हैं और ये परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी आज हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फर्स्ट आज हम लोग शुरू करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। कि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला डिफिनेशन में पहले लिखता हूं कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड which represent formula of compound which represent simple whole number ratio of different ratio of atoms of different elements present in one molecule। अभी समझ में आ जाएगा बेटा कि हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला, इसको हम लोग EF से लिखेंगे, फार्मूला कंपाउंड विच रिप्रेजेंट सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे आपने कंपाउंड कोई लिया, ग्लूकोज लिया, कंपाउंड आपने लिया ग्लूकोज, और इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिया, और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने कंपाउंड लिया, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनका सिंबल लिखा, और अब आपको इसमें यह बताना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का
सिंपल रेशियो क्या है, किस सिंपल और होल नंबर रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में होंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे अभी आपको और क्लियर होगा, हम आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताते हैं और आपसे उसका एम्पिरिकल फार्मूला हम पूछते हैं। ध्यान रखना, एम्पिरिकल फार्मूला में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके नंबर का सिंपल होल नंबर रेशियो लिखना है। जैसे सबसे पहले हम H2O की बात करें, वाटर, तो सबको पता है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, और H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके एटम का रेशियो 2:1 है, इससे सिंपल कोई रेशियो नहीं हो सकता। तो अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O ही होगा। अगली बात करते हैं मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, और मीथेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का एटम का जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट और होल नंबर रेशियो है, तो यही फार्मूला इसका अब एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा। लेकिन इसी का अगला मेंबर हम ले लें, इथेन, तो आपको पता है इथेन का फार्मूला होता है C2H6। अब C2H6 का आपको एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो एटम्स का सिंपल रेशियो लिखना है। ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सिंपल रेशियो का मतलब कि अब ये फर्दर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है, 2 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH3, यानी कि CH3 हो गया इथेन का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, हम बात करें बेंजीन की। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, और अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो इनका हमको सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा, और सिंपल रेशियो निकालने के लिए आपको 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा CH। ठीक है, ठीक। इसी तरह से एक गैस होती है जिसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस आपने सुना होगा, अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर। फार्मूला होता है C2H2। एसिटिलीन गैस C2H2 होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, इसका सिंपल रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा CH। ठीक है, सिमिलरली आप बात करो ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और इस ग्लूकोज का अगर एम्पिरिकल फार्मूला तो 6 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा CH2O। तो CH2O ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। आपने एक एसिड सुना होगा, एसिटिक एसिड, विनेगर में यूज किया जाता है एसिटिक एसिड। फार्मूला होता है CH3COOH। इसको अगर हम एक साथ लिखें तो क्या बनेगा बेटा, C122H3 and 4 और O2। तो अब इसका सिंपल रेशियो निकालोगे तो ये आएगा, 2 से डिवाइड करो CH2O। ठीक है बेटा, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। आपको एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कुछ एक बातें ध्यान रखनी है, और ये बातें अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा
तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कभी किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है? आप देख के बताएं। क्वेश्चन मेरा है कि अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो सही है बेटा। देखो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O है। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4 है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है। तो ढेर सारे ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो ये बात सही हो गई कि अ सिंगल कंपाउंड कैन हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। नाउ दूसरा क्वेश्चन आपसे कि क्या एक ही एम्पिरिकल फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है? कैन द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी पॉसिबल फॉर मोर देन 2 कंपाउंड्स? तो आप अगर ध्यान से देखे हैं तो ये भी आंसर है एस। देखो CH जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बेंजीन का भी है और एसिटिलीन का भी है, यानी कि एक ही एम्पिरिकल फार्मूला CH एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है। सिमिलरली ग्लूकोज का और एसिटिक एसिड का, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अलग है बट एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो सेकेंड बात भी सही है कि एक ही एम्पिरिकल फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है। अब तीसरी बात है कि क्या एक ही कंपाउंड के एक से अधिक एम्पिरिकल फार्मूला हो सकते हैं? एक ही कंपाउंड है उसका एक से ज़्यादा एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है? तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? एम्पिरिकल फार्मूला का डिफिनीशन है सिंपलेस्ट रेशियो रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला, और आप जब उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ एक फार्मूला बनेगा। कभी भी किसी भी एक ही कंपाउंड का एक से ज़्यादा एम्पिरिकल फार्मूला नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड विद एम्पिरिकल फार्मूला। नाउ अब हमको ये देखना है कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा डिटरमिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, कभी कभी आपसे इसी पे क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? परसेंटेज कंपोजिशन की। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना बेटा यहीं पे, कभी कभी वो परसेंटेज कंपोजिशन की जगह पे एलिमेंट के मास का रेशियो दे देते हैं। क्वेश्चन में मास रेशियो देते हैं, बात सेम है। आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो या मास का रेशियो दिया हो, क्या लिख दिया? रेशियो। बात सेम है, दोनों ही एक जैसे ही चलेंगे। आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो या एलिमेंट के मास का रेशियो दिया हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। चलो अब अगर हमको किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उसके परसेंटेज कंपोजिशन या मास रेशियो से निकालना है तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं,
और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं पहले आप समझ लो, फिर एक दो एग्जाम्पल से मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास कंपाउंड का कंपोजिशन या मास का रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में। कभी कभी ये चीज डायरेक्ट देते हैं और कभी कभी ये चीज इनडायरेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन भी वो आपसे कैलकुलेट कराएंगे क्वेश्चन में। वैसे तो अब इस टॉपिक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नीट या जेईई में नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन का कोई नहीं आप बोल सकते कि कब किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा सिलेबस तो पढ़ना ही होता है हमको। अब कंपाउंड का आपको परसेंटेज कंपोजिशन या मास का रेशियो दिया होगा और उससे आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो एलिमेंट्स जो जो इस कंपाउंड में हैं उनको लिख लेते हैं। सपोज करो कि हमको ग्लूकोज का ही देखना है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट के नाम लिख लेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है। और इसी नाम के नीचे सेकंड क्या करेंगे कि इनका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे इसका कुछ परसेंट दिया होगा, इसका कुछ परसेंट दिया होगा, इसका कुछ परसेंट दिया होगा। जो भी परसेंट दिए हैं इनके नीचे लिख लेंगे। जैसे परसेंट कंपोजिशन मान लो इसका x% है, इसका y% है। हाँ, कभी कभी क्या करते हैं बेटा कि अगर दो हैं तो किसी एक का परसेंटेज देंगे, दूसरे का नहीं देंगे। 3 है तो 2 का परसेंटेज देंगे, तीसरे का नहीं देंगे। तो आपको पता है परसेंटेज तो हमेशा 100 में कैलकुलेट करते हैं और उसमें से अगर 2 का परसेंटेज दिया है तो तीसरे का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। जिनका दिया है उनको ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसका x है, इसका y है, इसका परसेंटेज नहीं दिया है तो कर लेंगे 100 माइनस x माइनस y, मतलब इन दोनों को ऐड किया और 100 में से माइनस किया तो थर्ड का आ गया। तो आपको जो परसेंट दिया होगा आपको इन एलिमेंट के नाम के नीचे इनका परसेंटेज लिख लेंगे। ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि इस परसेंट को आप कन्वर्ट करेंगे मास में। परसेंट को मास में कन्वर्ट करेंगे। अब मास में कन्वर्ट करने के लिए, आसान करने के लिए हम मान लेंगे कि इस पूरे कंपाउंड का मास इनिशियली हम 100 लेके चल रहे हैं। तो 100 अगर इसका मास है कंपाउंड का तो ये जो परसेंटेज आपने लिखे हैं वही इनके एक्चुअल मास हो जाएंगे। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, ये तो एजम्पशंस थे। आपको ये जो परसेंटेज है ना इसका साइन बस हटा देना है। तो साइन हटा दिया तो ये हो जाएगा x ग्राम, ये हो जाएगा y ग्राम और ये हो जाएगा 100 माइनस x माइनस y ग्राम। ठीक है। तो परसेंटेज को आपने कन्वर्ट कर दिया मास में। सिंपली क्या किया कि परसेंटेज का जो साइन था उसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस मास को कन्वर्ट करेंगे मोल में। और आपने इस पे पूरे 1 महीने लगाए हैं मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए। मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमको इन एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए कार्बन के केस में 12 से डिवाइड होगा, हाइड्रोजन के केस में
1 से डिवाइड होगा और ऑक्सीजन के केस में ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आ गया ये मोल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इन मोल्स का मोल रेशियो निकालना है। मोल रेशियो मतलब ये मोल आ गया कार्बन का, ये मोल आ गया हाइड्रोजन का, ये मोल आ गया ऑक्सीजन का। तो इनका रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालने के लिए सपोज करो बेटा कि ये वैल्यू आई ए, ये वैल्यू आई बी और ये वैल्यू आई सी। हम सपोज कर रहे हैं ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी ए बी सी। अब ए बी सी का रेशियो निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि इनमें से जो सबसे छोटा है, सपोज करो कि बी मिनिमम है, तो इस बी से बाकी सब में डिवाइड कर देंगे तो मोल का रेशियो आ जाएगा। मतलब ए अपॉन बी, यहाँ पे करेंगे बी अपॉन बी और सी अपॉन बी, तो ये आ गया मोल का रेशियो। अब बस मोल का रेशियो आ गया। हाँ, कभी कभी ये मोल का रेशियो फ्रैक्शन में आता है, कभी कभी ये मोल का रेशियो फ्रैक्शन में आता है, तो उस फ्रैक्शन को हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है और उसके लिए हमें अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके कोई एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना होता है जिससे मल्टीप्लाई करने से जो फ्रैक्शन है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये नंबर इन सिंबल के साथ लिख देते हैं और बन जाता है क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये बेसिक चीज़ थी कि एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उनके नीचे उनका कंपोजिशन लिखेंगे, कंपोजिशन से परसेंटेज का साइन हटा देंगे, मास हो जाएगा, मास में एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल आएगा और मोल में जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल होगा उस नंबर ऑफ मोल से सबके नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड कर देंगे तो मोल का रेशियो आ जाएगा। और एक बार मोल का रेशियो आ गया, अगर ये होल नंबर है तो आपको फर्दर कुछ नहीं करना है, अगर होल नंबर नहीं है तो किसी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है और फाइनली जो नंबर आएगा वही सिंबल के साथ लिख देंगे, हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लें। हम इस क्वेश्चन को, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझ लें। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि आपके पास कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और इनके परसेंटेज आपको दिए हैं। कार्बन का है 24.27, हाइड्रोजन का है 4.07 और क्लोरीन का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 71.65%। ये सब आपके कंपोजिशन दिए हैं और पूछ रहा है कि फिर इस कंपाउंड का आप इंपीरिकल फार्मूला बताओ। तो इंपीरिकल फार्मूला बताने के लिए हमने आपको कहा कि परसेंटेज को कन्वर्ट करो मास में और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली परसेंटेज का साइन हटा देना है। तो ये हो जाएगा 27, 4.07, 71.65। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे आप करेंगे 24.27 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे कितना करेंगे 4.07 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे करेंगे 7.65 डिवाइडेड बाई क्लोरीन 35.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 लगभग 2 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया और ये भी लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया मोल 2, 4 और ये आ गया 2। ठीक है, अब इस मोल से मोल का रेशियो निकालेंगे। मोल का रेशियो निकालने के लिए इसमें जो सबसे छोटा नंबर है उस नंबर से सब में डिवाइड करते हैं तो 2/2, 4/2 एंड 2/2। 2/2 कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। अब जो नंबर फाइनली आए हैं
वो होल नंबर है, तो फार्मूला क्या बनेगा, CHCl, C का कोफिशिएंट 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा, H का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, हाइड्रोक्लोरीन का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 ही रहेगा। सिंपल, ये हो गया इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। समझ में आ रहा ना बेटा, थोड़ी सी आसान सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और सिंपल सी चीज है, आपको करनी है। चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें पोटेशियम है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, परसेंटेज दिया है 26.6%, 35.5% और दिया है 38% और कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले मॉलिक्यूलर मास में, तो ये हो जाएगा 36.6, 39, ये हो जाएगा 35.5। क्रोमियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 52 और यहाँ पे करेंगे 38/16। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.68, ये भी आएगा 0.68 और इसको डिवाइड करने पे आएगा 2.4। अब इनका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो कैसे, 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68, 0.68 डिवाइडेड बाई 0.68 और यहाँ पे हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 0.68। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.5। अब जो मोल का रेशियो आया वो आ गया फ्रैक्शन में, तो इसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर में और आपको पता है कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सिर्फ इसमें कर दिया इनमें नहीं किया तो ये रेशियो जो आपने निकाला था वो रेशियो अब वही नहीं बचा, चेंज हो जाएगा। तो अगर होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन के लिए तो उस नंबर से सब में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7। फार्मूला होगा KCrO, K का कोफिशिएंट आया 2, Cr का आया 2 और O का आ गया 7, तो फार्मूला होगा K2Cr2O7। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।